उद्देश्य। इस मॉड्यूल की समाप्ति पर आप सभी को निम्नलिखित विषयों पर संपूर्ण जानकारी होगी। चेक बांध का अर्थ क्या है? चेक बांध से होने वाले लाभ क्या हैं? चेक बांध के निर्माण का सुयोग्य स्थान, चेक बांध के मुख्य भाग और उनके कार्य करने की विधि, चेक बांध के निर्माण करने के लिए मार्किंग करने की विधि, चेक बांध के निर्माण करने की विधि, चेक बांध के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां, चेक बांध का नवीनीकरण। परिचय। जब बारिश होती है तो पानी ऊपर के क्षेत्र से नीचे की ओर बहता है। इस तरह बहने वाला पानी अपने स्थान के साथ ऊपर की उपजाऊ मिट्टी की परत बहा ले जाता है। साधारणतया 1 इंच उपजाऊ मिट्टी की परत बनने में कुछ 100 साल लग जाते हैं। इसलिए इस उपजाऊ मिट्टी की परत को बचाकर भूमि की उर्वरकता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, बहाव के साथ आने वाली मिट्टी अपने बहाव वेग नहीं से नालों के किनारे को कटाव कर उनके चौड़ाई को बढ़ा देता है। इसलिए प्रवाह वेग के कारण नदी नालों के किनारों दीवारों के कटाव से बचाना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह नदियों से बहने वाले पानी को रोककर भूमि में रिसाकर भूगर्भ जल को बढ़ाना, चारों ओर के कुओं तालाबों को जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्मित बांध को ही चेक बांध कहते हैं। नदी अथवा नालों के तिरछी दिशा में सीमेंट से निर्मित बांध को भी चेक बांध कहते हैं। इसके ऊपर पानी को ठहराकर उससे अधिक मात्रा में आने वाले पानी को किनारों को नुकसान न पहुंचाकर एप्रॉन के ऊपर से बहता है। साधारणतः चेक बांध का निर्माण वहां किया जाता है जहां किनारे मजबूत हैं और बहाव बिना घुमाव का सीधा हो। चेक बांध से होने वाले लाभ। अब हम चेक बांध के निर्माण से होने वाले लाभ को जानेंगे। ये चेक बांध पानी को ठहराकर भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाता है। चेक बांध के निर्माण से चारों ओर के कुओं और तालाबों में जल स्तर को बढ़ाता है। कुओं और तालाबों में जल स्तर को बढ़ाने के कारण उनके तले आने वाले खेतों की सिंचाई क्षेत्र भी बढ़ती है। चेक बांध नालों में बहने वाले जल के वेग को कम करता है। प्रवाह वेग के कारण नालों के किनारों को काटने से चेक बांध रक्षा करता है। चेक बांध के निर्माण का सुयोग्य स्थान। कम चौड़ाई वाले नालों की तिरछी दिशा में चेक बांध का निर्माण होता है। नाले के किनारे के मजबूत होने वाले स्थान पर चेक बांध का निर्माण किया जाता है। क्योंकि किनारे मजबूत नहीं होने वाले स्थान पर चेक बांध का निर्माण करने से प्रवाह वेग के प्रभाव से किनारे कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि चेक बांध को नुकसान पहुंच सकता है। नालों में कुछ दूर तक घुमाव नहीं होने के स्थान पर चेक बांध का निर्माण किया जाता है। क्योंकि घुमाव होने के स्थान पर जल का प्रवाह वेग अधिक होता है, इस कारण भी चेक बांध को नुकसान हो सकता है। नालों की गहराई कम से कम 1.75 मीटर रहने के स्थान पर चेक बांध का निर्माण किया जाता है। नालों की गहराई कम से कम 1.75 मीटर रहने के स्थान पर चेक बांध का निर्माण किया जाता है। अर्थात चेक बांध में ठहरने की गहराई 1.75 मीटर से अधिक होती है। पानी को ठहराने वाली स्थानों की ढलान 1 से 2% रहने पर चेक बांध का निर्माण किया जाता है।
क्योंकि ढलान प्रतिशत 1 से 2 से अधिक होने वाले स्थानों पर चेक बांध का निर्माण करने से प्रवाह वेग से चेक बांध को ढह जाने की संभावना होती है। चेक बांध के मुख्य भाग और उनके कार्य करने की विधि। चेक बांध के क्रॉस सेक्शन स्क्रीन में दिखाए अनुसार होता है। मुख्य दीवार, बॉडी वॉल, नाले के प्रवाह दिशा के तिरछी में पानी को ठहरने के लिए निर्मित सीमेंट कंक्रीट की अथवा पत्थर की दीवार। ऊपर की ओर की कट ऑफ दीवार, अपस्ट्रीम साइड कट ऑफ वॉल। ऊपर की ओर की कट ऑफ दीवार नाले की तिरछी दिशा में नाले की चौड़ाई में 0.30 मीटर चौड़ी और 0.90 मीटर गहरी सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 के मिश्रण से निर्मित दीवार। मुख्य दीवार की नींव, बॉडी वॉल फाउंडेशन। मुख्य दीवार के निचले सतह से ऊपर की ओर की कट ऑफ दीवार से सटाकर 0.30 मीटर की मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 के मिश्रण से बना हिस्सा। कोर दीवार, कोर वॉल। 0.60 मीटर चौड़ी मुख्य दीवार के दोनों ओर नाले के किनारों में नाले की नीचे की सतह से नाले की पूरी ऊंचाई यानी कि मुख्य दीवार की ऊपरी सतह यानी कि FTL 0.90 मीटर से अधिक ऊंचा निर्मित दीवार। गाइड दीवारें, गाइड वॉल्स। मुख्य दीवार के नीचे नाले के प्रवाह वेग से किनारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए कोर की दीवार से वाटर कुशन वॉल तक किनारों के एप्रॉन से सटे हुए नाले के 0.60 मीटर की ऊंचाई में एक छोर और कोर दीवार की ऊंचाई तक दूसरी छोर में और 0.90 मीटर की चौड़ाई में नाले के दोनों ओर निर्मित दीवार। सॉलिड एप्रॉन। मुख्य दीवार से सटे हुए डिजाइन के आधार पर निश्चित चौड़ाई और मोटाई में मुख्य दीवार से नीचे गिरते हुए पानी के वेग को सहने के लिए सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 के निर्मित हिस्सा। नीचे की ओर की कट ऑफ दीवार, डाउनस्ट्रीम साइड कट ऑफ वॉल। नीचे की ओर की कट ऑफ दीवार नाले की चौड़ाई में 0.30 मीटर की चौड़ाई और 1.20 मीटर की गहराई में सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 के मिश्रण से निर्मित दीवार। सॉलिड एप्रॉन के नींव के नीचे का पानी के रिसन को रोकने के लिए और बांध की मजबूती के लिए निर्मित दीवार। कुशन वॉल। नीचे की ओर की कट ऑफ दीवार के ऊपर से सॉलिड एप्रॉन के लंबाई तक 0.30 मीटर की चौड़ाई और 0.30 मीटर की ऊंचाई में सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 से निर्मित दीवार। टलस। कुशन वॉल और अंगूठे की दीवार के बीच के 2 मीटर के चौड़े भाग को 225 मिलीमीटर की मोटी पत्थरों से निर्मित हिस्सा। अंगूठे की दीवार, टो वॉल, जो टलस भाग को मजबूती देने के लिए 3 ओर से सीमेंट कंक्रीट अथवा सीमेंट पत्थर की 0.60 मीटर की चौड़ी और 0.60 मीटर गहरी दीवार।
कार्य करने की विधि, वर्किंग प्रोसीजर। बारिश होने पर पानी मुख्य दीवार के नीचे के हिस्से में पहुंचता है और मुख्य दीवार के दोनों ओर रहने वाले किनारों की दीवार के बीच पानी ठहरना है। मुख्य दीवार, बॉडी वॉल। मुख्य दीवार अधिक मात्रा में आने वाले बारिश के पानी को आसानी से बाहर पहुंचाती है। गाइड दीवारें, गाइड वॉल्स। पानी के वेग से नाले के किनारों के मिट्टी को कटने से या नुकसान से बचाकर नाले की चौड़ाई को बढ़ने नहीं देने के लिए निर्मित दीवार। सॉलिड एप्रॉन। अधिक मात्रा में आया हुआ बाढ़ का पानी जल निकास के ऊपर से बहते हुए जिस नीचे के क्षेत्र में गिरता है उसे सॉलिड एप्रॉन कहते हैं। कुशन वॉल। सॉलिड एप्रॉन के ऊपर से बहते हुए पानी के वेग को रोकने के लिए निर्मित दीवार। टलस। कुशन वॉल के ऊपर से बहता हुआ पानी जिस प्रांत में बहता है उसे टलस कहते हैं। यह पत्थरों से निर्मित होता है। अंगूठे की दीवार। टलस के पत्थरों के भार को सहने के लिए निर्मित नींव की दीवार को अंगूठे की दीवार कहते हैं। निम्न उपकरण का उपयोग कर चेक बांध का निर्माण किया जाता है। 15 अथवा 30 मीटर की टेप, रस्सी, चूना पाउडर। निम्न औजार का उपयोग कर चेक बांध का निर्माण किया जाता है। फावड़ा या कुदाल, खंती, बांस की टोकरियां। निम्न सामग्री का उपयोग कर चेक बांध का निर्माण किया जाता है। बालू, सीमेंट, गिट्टी। निम्न यंत्र का उपयोग कर चेक बांध का निर्माण किया जाता है। कंक्रीट मिक्सचर। चेक बांध के मार्किंग करने की विधि। सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण संस्थान के टोपोशीट नक्शे के आधार पर नाले का जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल का आकलन करना है। इसे कैचमेंट एरिया अथवा जलागम क्षेत्र कहते हैं। कैचमेंट एरिया के अनुसार बॉडी वॉल, शरीर दीवार, लंबाई L और नाले के दोनों ओर के किनारों की ऊंचाई h के आधार पर बॉडी वॉल की ऊंचाई h को निश्चित किया जाता है। इसी तरह कैचमेंट एरिया के आधार पर नाले की ऊपरी ओर की कट ऑफ वॉल की ऊंचाई h1, नीचे के ओर की कट ऑफ वॉल की ऊंचाई h2, सॉलिड एप्रॉन की लंबाई L1, सॉलिड एप्रॉन की मोटाई D1 मीटर निश्चित किया जाता है। कैचमेंट एरिया के आधार पर ऊपर के माप बदलते रहते हैं। पहले हम चेक बांध के निर्माण के लिए मार्किंग कैसे किया जाता है ये देखेंगे। पहले हम नाले के एक किनारे की ओर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे A1 चिन्हित करें। A1 पर लंब स्केल रखकर नाले की प्रवाह दिशा के तिरछे में रस्सी खींचें। इस खींची हुई रस्सी पर बॉडी वॉल की लंबाई L मीटर मार्क करें और उसे A2 चिन्हित करें। A1 से नाले के प्रवाह दिशा की नीचे ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे B1 चिन्हित करें। इसी तरह A2 से नाले के प्रवाह दिशा की नीचे ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे B2 चिन्हित करें। A1 A2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। A1 B1 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। A2 B2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें।
B1 B2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। A1 A2 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डालें। A1 B1 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डालें। A2 B2 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डालें। B1 B2 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डालें। A1 A2 B1 B2 के मध्य का भाग अपस्ट्रीम साइड यानी कि नाले के ऊपरी ओर की कट ऑफ वॉल दीवार को सूचित करता है। B1 से प्रवाह दिशा के नीचे की ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे B3 चिन्हित करें। B2 से प्रवाह दिशा के नीचे की ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे B4 चिन्हित करें। B1 B3 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B2 B4 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B3 B4 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B2 B4 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डालें। B3 B4 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डालें। B1 B2 B3 B4 के मध्य का भाग बॉडी वॉल के ऊपर की चौड़ाई को दर्शाता है। B1 से प्रवाह दिशा के बाएं ओर 3 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे B5 चिन्हित करें। B2 से प्रवाह दिशा के दाईं ओर 3 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे B6 चिन्हित करें। इसी तरह B3 से प्रवाह दिशा के बाईं ओर 3 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे B7 चिन्हित करें। इसी तरह B4 से प्रवाह दिशा के दाईं ओर 3 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे B8 चिन्हित करें। B1 पर लंब स्केल का एक किनारा B1 B3 रेखा के समांतर रेखा और उसे रस्सी के साथ बांधकर खींच कर रखें। उस रस्सी पर बॉडी वॉल के नीचे की चौड़ाई को चिन्हित कर वहां एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे C1 चिन्हित करें। B2 पर लंब स्केल का एक किनारा B2 B4 रेखा के समांतर रेखा और उसे रस्सी के साथ बांधकर खींच कर रखें। उस रस्सी पर बॉडी वॉल के नीचे की चौड़ाई को चिन्हित कर वहां एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे C2 चिन्हित करें। B3 C1 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B4 C2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B3 C1 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B4 C2 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। C1 से निश्चित की हुई परिमाणों के अनुसार एप्रॉन की लंबाई L1 मीटर की दूरी तक एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और इसे D1 चिन्हित करें। D1 से 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे E1 चिन्हित करें। E1 से 2 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे F1 चिन्हित करें। F1 से 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे G1 चिन्हित करें। C2 से L1 की लंबाई पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे D2 चिन्हित करें। D2 से 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे E2 चिन्हित करें।
E2 से 2 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे F2 चिन्हित करें। F2 से 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे G2 चिन्हित करें। C1, D1, E1, F1, G1 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। C2, D2, E2, F2, G2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। C1, C2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। D1, D2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। E1, E2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। F1, F2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। C1, D1, E1, F1, G1 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें और चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। C2, D2, E2, F2, G2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें और चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। C1, C2 को जोड़ते हुए बांधे रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। D1, D2 को जोड़ते हुए बांधे रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। E1, E2 को जोड़ते हुए बांधे रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। F1, F2 को जोड़ते हुए बांधे रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। C1, C2, D1, D2 के मध्य भाग सॉलिड एप्रॉन को दर्शाता है। D1, D2, E1, E2 के मध्य का भाग 0.30 मीटर चौड़ा डाउनस्ट्रीम अर्थात नाले के प्रवाह के नीचे की ओर की कट ऑफ दीवार को दर्शाता है। E1, E2, F1, F2 के मध्य का भाग 2 मीटर चौड़ा डाउनस्ट्रीम अर्थात नाले के प्रवाह नीचे की ओर की ढलान एप्रॉन को दर्शाता है। अब B3 से बाईं ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे D9 चिन्हित करें। B4 से दाईं ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे D10 चिन्हित करें। D1 से बाईं ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे D3 चिन्हित करें। D2 से दाईं ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे D4 चिन्हित करें। G1 से बाईं ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे G3 चिन्हित करें। C2 से दाईं ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे C4 चिन्हित करें। B1, B5 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B3, B9 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B9, B7 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B7, B5 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B2, B6 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B4, B10 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B10, B8 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B8, B6 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। D1, D3 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। D2, D4 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B9, D3, G3 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B10, D4, G4 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। G4, G2, G1, G3 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें।
B1 B5 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B3 B9 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B9 B7 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B7 B5 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B2 B6 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B4 B10 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B10 B8 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B8 B6 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। D1 D3 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। D2 D4 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B9 D3 G3 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B10 D4 G4 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। G4 G2 G1 G3 खूंटों को जोड़ते हुए बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। A1 A2 B1 B2 के मध्य का भाग 0.30 मीटर चौड़ा अपस्ट्रीम कट ऑफ दीवार को दर्शाता है। B1 B3 B5 B7 और B2 B4 B6 B8 के मध्य का भाग 3 मीटर लंबे कोर वॉल को दर्शाता है। B1 B2 C1 C2 के मध्य का भाग 0.30 मीटर बॉडी वॉल के नीचे की चौड़ाई को दर्शाता है। C1 C2 D2 D1 के मध्य का भाग सॉलिड एप्रॉन को दर्शाता है। D1 E1 D2 E2 के मध्य का भाग 0.30 मीटर चौड़ा डाउनस्ट्रीम कट ऑफ दीवार को दर्शाता है। E1 F1 E2 F2 के मध्य का भाग 2 मीटर चौड़ा ढीला एप्रॉन को दर्शाता है। F1 F2 G2 G1 के मध्य का भाग 0.60 मीटर चौड़ा अंगूठे की दीवार को दर्शाता है। सीमेंट कंक्रीट मिश्रण को तैयार करना। CC 1:4:8 कंक्रीट मिश्रण, CC 1:4:8 कंक्रीट मिश्रण अर्थात 1 भाग सीमेंट 4 भाग बालू अथवा रेत और 8 भाग 40 मिलीमीटर की गिट्टी। 8 भाग 40 मिलीमीटर की गिट्टी अर्थात 0.92 घन मीटर परिमाण में गिट्टी, 4 भाग 4 मिलीमीटर की बालू अर्थात 0.46 घन मीटर परिमाण में बालू, 1 भाग सीमेंट अर्थात 0.23 घन मीटर सीमेंट। CC 1:3:6 मिश्रण। CC 1:3:6 कंक्रीट मिश्रण अर्थात 1 भाग सीमेंट 3 भाग बालू 6 भाग गिट्टी यानी कि 33.1/2% बालू और 66.1/2% 40 मिलीमीटर की गिट्टी का मिश्रण। 8 भाग गिट्टी
0.31 घन मीटर 20 मिलीमीटर की गिट्टी और 0.69 घन मीटर 40 मिलीमीटर की गिट्टी का उपयोग करते हैं। 4 भाग बालू अर्थात 0.46 घन मीटर बालू, 1 भाग सीमेंट अर्थात 0.23 घन मीटर सीमेंट। CC 1:2:4 मिश्रण। CC 1:2:4 कंक्रीट मिश्रण अर्थात 1 भाग सीमेंट, 2 भाग बालू, 4 भाग गिट्टी। 4 भाग 20 मिलीमीटर गिट्टी यानी कि 0.92 घन मीटर की गिट्टी, 2 भाग बालू अर्थात 0.46 घन मीटर बालू, 1 भाग सीमेंट अर्थात 0.21 घन मीटर सीमेंट। कंक्रीट मिश्रण में मिलने वाले सीमेंट की मात्रा को ज्ञात करना। CC 1:4:8 कंक्रीट मिश्रण अर्थात 1 भाग सीमेंट, 4 भाग बालू अथवा रेत और 8 भाग 40 मिलीमीटर की गिट्टी पानी से मिलाकर तैयार होने वाला मिश्रण। 1 घन मीटर सीमेंट में 1440 किलोग्राम सीमेंट होता है। पहले बताए अनुसार 1 घन कंक्रीट में 0.92 घन मीटर गिट्टी होता है, उसमें 8 भाग सीमेंट होता है, इसलिए 1 घन मीटर 1:4:8 कंक्रीट में 0.92/8 घन मीटर सीमेंट होता है। 1 घन मीटर सीमेंट में 1440 किलोग्राम सीमेंट होता है। 0.92/8 किलो सीमेंट में 1440 गुणा 0.92/8 यानी कि 165.6 किलो सीमेंट होता है। एक सीमेंट के बोरे में 50 किलो सीमेंट होता है, यानी कि 165.6/50 यानी कि 3.31 बोरा सीमेंट। CC 1:4:8 कंक्रीट मिश्रण में 3.31 बोरा सीमेंट मिलाना है। CC 1:3:6 कंक्रीट मिश्रण। यहाँ 6 भाग गिट्टी के लिए 1/6 सीमेंट चाहिए। 1 घन मीटर 1:3:6 कंक्रीट मिश्रण में गिट्टी 0.92 घन मीटर होता है, अर्थात इस 1 घन मीटर 1:3:6 कंक्रीट में 6 भाग यानी कि 0.92/6 सीमेंट। अब से पहले यहाँ बताया गया है कि 1 घन मीटर सीमेंट में 1440 किलोग्राम सीमेंट होता है, इसलिए 0.92/6 घन मीटर सीमेंट अर्थात 0.92/6 गुणा 1440 यानी कि 220.8 किलो। एक सीमेंट बोरे में 50 किलो सीमेंट होता है, इसलिए 220.8 किलो सीमेंट के लिए 220.8/50 यानी कि 4.42 बोरा सीमेंट। CC 1:3:6 मिश्रण में 4.42 बोरा सीमेंट मिलाना है। CC 1:2:4 कंक्रीट मिश्रण। यहाँ 4 भाग गिट्टी के लिए 1/4 सीमेंट चाहिए। 1 घन मीटर 1:2:4 कंक्रीट मिश्रण में गिट्टी 0.92 घन मीटर होता है, अर्थात इस 1 घन मीटर 1:2:4 कंक्रीट में
4 भाग यानी कि 0.92/4 सीमेंट। इसलिए 0.92/4 घन मीटर सीमेंट अर्थात 0.92/4 गुणा 1440 यानी कि 331.2 किलो। एक सीमेंट बोरे में 50 किलो सीमेंट होता है, इसलिए 331.2 किलो सीमेंट के लिए 220.8/50 यानी कि 6.62 बोरा सीमेंट। सीसी 1:2:4 मिश्रण में 6.62 बोरा सीमेंट मिलाना है। चेक बांध के निर्माण की विधि। चेक बांध का नींव कितना गहरा खोदना है, अब हम ये देखेंगे। A1, A2, B2, B1 के मध्य 0.30 मीटर चौड़ा भाग नाले के सतह से 0.9 मीटर गहरा खोदना है। ये अपस्ट्रीम साइड के कट ऑफ वॉल के लिए है। खोदी हुई मिट्टी को दूर दोनों किनारों पर फेंकना है। B2, B1, C1, C2 के मध्य 0.30 मीटर अथवा 1 फीट गहरा खोदकर मिट्टी को दूर फेंकना है। C1, C2, D1, D2 के मध्य भाग को एप्रॉन के डिजाइन के अनुसार निश्चित गहराई DM तक खोदकर मिट्टी को दूर फेंकना है। B1, B3, B7, B5 और B2, B4, B6, B8 के चारों ओर 0.15 मीटर की दूरी पर चूना पाउडर से खींचकर नाले के दोनों ओर बॉडी वॉल के नींव की गहराई तक 0.9 मीटर की चौड़ाई में खोदकर मिट्टी को दूर फेंकना है। D1, D2, E1, E2 के मध्य 0.30 मीटर चौड़ा भाग को नाले की सतह से 1.2 मीटर गहराई तक डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल के नींव को खोदकर मिट्टी को दूर फेंकना है। E1, E2, F1, F2 के मध्य को नाले के नीचे की सतह से 1 फीट नहीं तो 0.30 मीटर खोदकर मिट्टी को दूर फेंकना है। D1, D2, G3, G1, F1, F2, G2, G1, G2, G4, D4, D2 के दोनों ओर 0.15 मीटर की दूरी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचकर 0.90 मीटर की चौड़ाई में नाले के नीचे की सतह से 0.90 मीटर गहरा नींव खोदकर मिट्टी को दूर फेंकना है। D3, D1, B3, B9, D2, D4, B4, B10 के मध्य 0.60 मीटर की चौड़ाई में नाले के ऊपरी भाग से बॉडी वॉल के नींव की गहराई तक खोदकर मिट्टी को दूर फेंकना है। चेक बांध के निर्माण के लिए आवश्यक 40 मिलीमीटर मिट्टी, 20 मिलीमीटर गिट्टी, बालू को चेक बांध के निर्माण के लिए निश्चित स्थान तक पहुंचाना है। कंक्रीट को मिलाने के लिए कंक्रीट मिलर, पानी भरा ड्राम, लोहे की कढ़ाई, कंक्रीट वाइब्रेटर अथवा धुरमुस को कार्य के स्थान तक पहुंचाना है। एक बोरे सीमेंट में कितने लोहे की कढ़ाई से सीमेंट होगी, ये सही से नाप कर निश्चित करना है। चेक बांध के निर्माण की विधि। 1:4:8 कंक्रीट मिश्रण को पहले कहे हुए विधि के अनुसार तैयार कर अपस्ट्रीम साइड कट ऑफ वॉल A1, A2, B2, B1 के मध्य में डालते हुए धुरमुस से गठना है। इसी तरह 1:4:8 कंक्रीट मिश्रण को डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल के लिए चिन्हित कर D1, D2, E1, E2 के मध्य में डालते हुए धुरमुस से गठना है। इसी तरह
1:4:8 कंक्रीट मिश्रण को बॉडी वॉल का नींव C1 C2 B1 B2 के मध्य में डालते हुए धुरमुस से गठना है। इसी तरह कोर वॉल का नींव B1 B3 B7 B5 और B2 B4 B6 B8 के मध्य भाग में 1:4:8 कंक्रीट को डालते हुए धुरमुस से गठना है। सॉलिड एप्रॉन के नींव को दर्शाती C1 C2 D1 D2 के मध्य भाग में भी 1:4:8 कंक्रीट मिश्रण को डालते हुए धुरमुस से गठना है। 1:4:8 कंक्रीट मिश्रण को गाइड वॉल की नींव को दर्शाती G1 G3 D3 D1 और D2 D4 G2 G4 के मध्य भाग में डालते हुए धुरमुस से गठना है। 1:4:8 कंक्रीट मिश्रण को अंगूठे की दीवार को दर्शाती G1 F1 F2 G2 के मध्य भाग में डालते हुए धुरमुस से गठना है। D3 D1 B4 B9 और D2 D4 B4 B10 के मध्य का भाग 1:4:8 कंक्रीट मिश्रण से भरकर धुरमुस से गठना है। कंक्रीट डाले हुए दूसरे दिन से सुखाए बगैर पानी से कंक्रीट को गीला रखते हुए क्यूरिंग करना है। सेंटरिंग पटरों को लेकर उसे B1 B2 रेखा पर तथा दूसरे पटरे को C1 C2 रेखा पर रखकर खड़ा करना है। C1 C2 रेखा पर खड़े की हुई पटरों को ढलान में C3 C4 रेखा से मिलाते हुए रखना है। सेंटरिंग पटरों को कसकर उनके बीच 1:3:6 कंक्रीट मिश्रण को डालते हुए कंक्रीट वाइब्रेटर से गठकर बॉडी वॉल का निर्माण करना है। बॉडी वॉल के दोनों ओर कोर वॉल को अर्थात B1 B3 B7 B5 और B2 B4 B6 B8 के मध्य भाग में 1:3:6 कंक्रीट मिश्रण को डालते हुए कंक्रीट वाइब्रेटर से गठते हुए 0.60 मीटर की चौड़ाई में नाले की ऊपरी सतह तक निर्मित करना है। D1 D3 G3 G1 G2 G4 D2 D4 D3 B9 B3 D1 D2 D4 B4 B10 जो गाइड वॉल को दर्शाता है, वहां 1:3:6 कंक्रीट मिश्रण को डालते हुए कंक्रीट वाइब्रेटर से गठते हुए बॉडी वॉल की तरफ नाले की पूरी ऊंचाई तक डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल की तरफ 0.90 मीटर की ऊंचाई तक 0.60 की चौड़ाई में निर्माण करना है। डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल को दर्शाती D1 E1 E2 D2 के मध्य 0.30 मीटर चौड़ा और 0.30 मीटर की ऊंचाई तक CC 1:3:6 कंक्रीट मिश्रण डालकर वाटर कुशन वॉल का निर्माण करना है। अंगूठे की दीवार को दर्शाती F1 F2 G2 G1 के मध्य भाग को ढीले एप्रॉन को दर्शाती E1 E2 F1 F2 के मध्य भाग के तीनों ओर 1:3:6 के अनुपात में कंक्रीट मिश्रण से 0.60 मीटर चौड़ा अंगूठे की दीवार का निर्माण करना है। सॉलिड एप्रॉन को दर्शाती C1 C2 D1 D2 के मध्य भाग में 1:2:4 कंक्रीट मिश्रण को 0.10 मीटर की मोटी परत में डालना है। बॉडी वॉल की ऊपरी ऊंचाई पर 1:2:4 कंक्रीट मिश्रण को
10 मीटर की मोटी परत में डालना है। अंगूठे की दीवार को दर्शाती F1, F2, G2, G1 और डाउनस्ट्रीम साइड कट ऑफ वॉल को दर्शाती D1, E1, E2, D2 के मध्य भाग को 225 मिलीमीटर की मोटी पत्रों से ढीला एप्रॉन का निर्माण करना है। ढीला एप्रॉन के पत्थरों के बीच खाली स्थान को छोटे पत्थरों से भरना है। कंक्रीट भागों को कम से कम 21 दिनों तक सुखाए बगैर पानी से गीला रखकर क्यूरिंग करना है। चेक बांध का रख रखाव। चेक बांध का केवल निर्माण ही नहीं बल्कि उसके रख रखाव का भी हमें ध्यान देना है। चेक बांध सीमेंट से निर्मित बांध है, इसलिए समय के साथ जल प्रवाह के कारण चेक बांध के दीवारों में दरारें दिखना तथा एप्रॉन में भी दरारें दिखना मुख्य दीवार के दोनों ओर की दीवारों तथा ऊपर की ओर की कट ऑफ दीवारों और नीचे की ओर की कट ऑफ दीवारों में दरारें दिखना बहुत साधारण बात है। इतना ही नहीं, मुख्य दीवार और किनारे की दीवार के बीच सीमेंट जोड़ों में रिसाव भी हो सकता है, इसलिए पहले क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करना है। थोड़े भाग में रिसाव होने पर भी मुख्य दीवार और किनारे की दीवार के बीच के जड़ों को पूरी तरह से साफ करना है। इस तरह पूरी तरह से साफ किए बगैर प्लास्टरिंग करने से सीमेंट ठीक से अंदर नहीं जाकर फिर से रिसाव हो सकता है। इसलिए रिसाव होने पर दरारों में छोटे छोटे रेत के कण पत्थर के टुकड़े सभी को अच्छी तरह साफ करना है। इसके बाद उसे पानी से धोकर साफ करना है। साफ करने के बाद 1:4 सीमेंट मिश्रण को डालना है। 1:4 सीमेंट मिश्रण का अर्थ है 1 भाग सीमेंट को 4 भाग बालू में पानी से अच्छे से मिलाकर तैयार किया हुआ मिश्रण। इस मिश्रण को मिलाते समय ये ध्यान देना है कि मिश्रण अधिक पतला ना हो, मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। इस मिश्रण को दरारों में अच्छी तरह से गठ कर भरना है। रिसाव अधिक होने पर अथवा दरार के अधिक होने पर मुख्य दीवार बॉडी वॉल को मरम्मत करना है। किनारे की दीवार को भी रिसाव के बगैर अच्छे से मरम्मत करना है। यदि कंक्रीट एप्रॉन क्षतिग्रस्त हुआ है तो इस भाग को अच्छी तरह साफ पानी से धोना है। इस तरह पानी से धोने के बाद 1:4:8 में कंक्रीट के मिश्रण से आवश्यक मोटाई में भरना है। 1:4:8 कंक्रीट यानी कि 1 कढ़ाई सीमेंट तो 4 कढ़ाई बालू और 8 कढ़ाई गिट्टी पानी से मिली हुई मिश्रण। इस मिश्रण को आवश्यक मोटाई में एप्रॉन के ऊपर डालना है। इस 1:4:8 मिश्रण को एप्रॉन के ऊपर डालने के बाद 1:2:4 से मिश्रित अनुपात में कंक्रीट से 0.1 मीटर मोटी बेरिंग की परत को डालें। चेक बांध के ऊपर और नीचे की ओर की प्रांतों से पेड़ और पौधों को साफ करना है, क्योंकि इन पेड़ और पौधों की जड़ों से चेक बांध में दरारें हो सकती हैं। इसलिए चेक बांध के ऊपर और नीचे की ओर के स्थानों से पेड़ और पौधों को साफ करना है। चेक बांध के पीछे की ओर की हिस्से में एकत्रित गाद को निकालना है और निकाली हुई मिट्टी को दोनों ओर की मेड़ों पर डालकर मेड़ को मजबूत करना है।
निकाली हुई गाद को खेतों में डालने से भूमि की उर्वरकता बढ़ती है, जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इस गाद को पानी ठहरने के स्थान से निकालते समय ऊपर के साइड के छोर यानी कि अपस्ट्रीम साइड से 1 मीटर की दूरी पर गाद को निकालना है। पास से गाद को निकालने से चेक बांध के दीवारों को क्षति पहुंच सकता है। चेक बांध के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां। नाले के घुमाव वाले प्रदेश में चेक बांध का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाले के घुमाव में जल प्रवाह का वेग अधिक होता है। प्रवाह वेग के कारण चेक बांध के मुख्य दीवार यानी कि बॉडी वॉल क्षतिग्रस्त हो सकता है। नाले में जहां घुमाव नहीं है वहां चेक बांध का निर्माण करना चाहिए। नदी अथवा नाले की चौड़ाई अधिक होने वाले स्थान पर चेक बांध का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौड़ाई अधिक होने वाले स्थान में जल प्रवाह का वेग अधिक होता है, जिसके कारण नालों के किनारों को टूटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए नाले की चौड़ाई अधिक होने वाले स्थान पर चेक बांध का निर्माण नहीं करना चाहिए। नाले की चौड़ाई कम होने वाले स्थान में ही चेक बांध का निर्माण करना चाहिए। नाले की गहराई 1.75 मीटर से कम रहने के स्थान पर चेक बांध का निर्माण नहीं चाहिए। नाले की गहराई कम से कम 1.75 मीटर रहने के स्थान पर ही चेक बांध का निर्माण करना चाहिए। पानी ठहरने वाले स्थान की ढलान 2% से अधिक होने पर चेक बांध का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ढलान अधिक रहने वाले स्थान पर प्रवाह वेग अधिक होता है, जिससे चेक बांध को नुकसान पहुंच सकता है। पानी ठहरने वाले स्थान की ढलान 1 से 2% होने पर ही चेक बांध का निर्माण करना चाहिए। ऊपरी ओर की दीवार की गहराई 0.90 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल प्रवाह वेग के अधिक रहने पर मुख्य दीवार यानी कि बॉडी वॉल के नीचे से पानी का रिसाव नहीं होवे। ऊपरी ओर की दीवार की गहराई 0.90 मीटर होना चाहिए। नीचे की ओर की दीवार की गहराई 1.20 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सॉलिड एप्रॉन के नींव के नीचे भाग से पानी का रिसाव नहीं होवे। चेक बांध सुरक्षित रहने के लिए नीचे की ओर की दीवार की नींव 1.20 मीटर होना चाहिए। मिट्टी खोदने का काम थोड़ा थोड़ा नहीं करना है, यानी कि कुछ दिन थोड़ा फिर दूसरे दिन थोड़ा खुदाई नहीं करना है। मिट्टी खोदने का काम एक ही साथ करना है। सीमेंट कंक्रीट का काम थोड़ा थोड़ा नहीं करना है। सीमेंट कंक्रीट का काम एक ही साथ करना है। सीमेंट, बालू और गिट्टी को कुदाल से नहीं मिलाना है, क्योंकि ऐसे मिलाने पर मिश्रण एक जैसा तैयार नहीं हो सकता है। सीमेंट, बालू और गिट्टी को मिलाने के लिए कंक्रीट मिक्सचर उपयोग करना है। कोर वॉल को किनारों में बिना भेदे हुए नहीं बनाना है। कोर वॉल के बगैर बॉडी वॉल का निर्माण करने से प्रवाह वेग के कारण किनारे से मिट्टी ढहकर बॉडी वॉल को नुकसान पहुंचा सकती है। कोर वॉल को किनारों को 3 मीटर भेदते हुए बनाना चाहिए। टलस के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पत्थरों की मोटाई 300 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। टलस के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पत्थरों की मोटाई 300 मिलीमीटर से अधिक होना चाहिए। धुरमुस से गड्ढे बगैर नींव में बेड कंक्रीट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि धुरमुस से गड्ढे बगैर नींव में बेड कंक्रीट डालने से नींव में डाले बेड कंक्रीट के बीच के खाली स्थान छूटकर नींव की मजबूती को
घटाते हैं और पानी के रिसाव की संभावना होती है। नींव में बड़े कंक्रीट डालते समय धुरमुस से गठते हुए डालना है। मुख्य दीवार यानी कि बॉडी वॉल की ऊंचाई से अधिक नीचे की ओर की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। नीचे की ओर की विंग वॉल की आखिरी छोर की ऊंचाई मुख्य दीवार की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। ऊपरी ओर कट ऑफ वॉल की गहराई नीचे की ओर कट ऑफ वॉल की गहराई से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपरी ओर कट ऑफ वॉल की गहराई नीचे की ओर कट ऑफ वॉल की गहराई से कम होना चाहिए। खोदी हुई मिट्टी को नाले की प्रवाह दिशा में नहीं फेंकना चाहिए। खोदी हुई मिट्टी को नाले के किनारों पर ही फेंकना चाहिए। फ्री बोर्ड छोड़े बगैर चेक बांध के मुख्य दीवार का निर्माण नहीं करना चाहिए। फ्री बोर्ड 0.30 मीटर से 0.60 मीटर तक छोड़ना है, क्योंकि फ्री बोर्ड छोड़ने से प्रवाह वेग के कारण मुख्य दीवार का ऊपर का भाग की मिट्टी ढहकर गिरे बगैर चेक बांध को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। मिक्स मोर्टर में बालू का प्रतिशत 4 भाग से अधिक या कम नहीं रहना चाहिए। चेक बांध के दरारों को भरते समय 1:4 मिक्स से मोर्टर की ही इस्तेमाल करना है। 1:4 मिक्स मोर्टर को पतला बनाकर दरारों को नहीं भरना है। दरारों को भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले 1:4 मिक्स मोर्टर को गाढ़ा मिलाना है। 1:4:8 से कम अथवा अधिक अनुपात के मिश्रण से दरारों को नहीं भरना है। एप्रॉन के दरारों को भरने के लिए 1:4:8 में सीमेंट, बालू, गिट्टी के मिश्रण का उपयोग करना है। चेक बांध के ऊपर और नीचे के प्रांतों के पेड़ों को साफ किए बगैर चेक बांध का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस तरह निर्माण करने से उन पेड़ों की जड़ें चेक बांध के दीवारों को भेद कर चेक बांध को नुकसान पहुंचा सकती है। गात को विंग वॉल के समीप से नहीं निकालना है। गात को विंग वॉल के आखिरी छोर से 1 मीटर की दूरी पर से निकालना है। निष्कर्ष। अब हम निम्नलिखित मॉड्यूल पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चेक बांध का अर्थ क्या है? चेक बांध से होने वाले लाभ क्या हैं? चेक बांध के निर्माण का सुयोग्य स्थान, चेक बांध के मुख्य भाग और उनके कार्य करने की विधि, चेक बांध के निर्माण करने के लिए मार्किंग करने की विधि, चेक बांध के निर्माण करने की विधि, चेक बांध के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां, चेक बांध का नवीनीकरण।